लास्ट एपिसोड एंड हुआ था पहाड़ी पर जहां लिंग बुई ने छलांग लगा दी थी और अब उसे डेड समझा जा रहा है। हाँ गाइस, ये वीडियो एपिसोड 49, 50 एंड 51 की होने वाली है। बाकी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी और चीजों को डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से मिल जाएगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है चंग फैमिली होम को, जहां शाओशांग की पूरी फैमिली उसके रूम में होती है। शाओशांग खुद ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में है। युवान ई उसे मेडिसिन खिलाने की कोशिश कर रही है। लिंग बुई का साथ देने की वजह से पूरी चंग फैमिली को सजा के तौर पे घर में ही नजर बंद किया गया है। ये सब लोग लिंग बुई पे गुस्सा है कि वो शाओशांग को इस हालत में छोड़कर चला गया। चिंगसोंग आकर इन सबको बताती है कि इनके घर पे थर्ड प्रिंस जबरदस्ती घुस गए हैं और वो इस रूम में यानी शाओशांग के रूम की तरफ आ रहे हैं। युवानी, चंगशी, चंगसोंग सभी लोग अपने गार्ड्स के साथ शाओशांग के रूम के बाहर जाकर उस रूम को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। जब थर्ड प्रिंस यहाँ पहुँचता है, ये लोग उसे शाओशांग के रूम में एंटर करने नहीं देते। थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ शाओशांग को लेने आया हूँ, उसे महल चलकर लिंग बुई के लिए बोलना होगा। युवानी कहती है कि अगर थर्ड प्रिंस को शाओशांग को यहाँ से लेकर जाना है तो युवानी को मार के उसकी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि वो ऐसे तो थर्ड प्रिंस को शाओशांग को ले जाने नहीं देगी। इतने में शाओशांग खुद ही अपने रूम से निकल कर आ जाती है। उसे लिंग बुई की यादें आई और उसके बाद उसे होश आ गया। अब थर्ड प्रिंस शाओशांग को बताता है कि लिंग बुई जिंदा है या नहीं वो तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसने बहुत सारे कानून तोड़े हैं, जिसमें पैट्रिसाइड यानी अपने सगे बाप को मारना, मिलिट्री का कानून तोड़ना और टाइगर सील को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। तो इसीलिए महल में मीटिंग रखी गई है जिसमें ये सारे ऑफिशियल्स लिंग बुई का फैसला करेंगे। थर्ड प्रिंस बोलता है कि अगर लिंग बुई को रेस्क्यू नहीं किया गया और वो मर गया तो इसमें शाओशांग की गलती होगी। थर्ड प्रिंस ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सारा कसूर शाओशांग का ही हो, पर शाओशांग बोलती है कि अगर लिंग बुई मर गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, इसमें डरना कैसा। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ नहीं भी आते तब ही मैं पैलेस जाने ही वाली थी। अगले सीन में पैलेस को दिखाया जाता है। अब शाओशांग और थर्ड प्रिंस पहुंच चुके हैं। मीटिंग वाले हॉल की तरफ जाते हुए इनके बीच में बातें होती है। शाओशांग थर्ड प्रिंस से कहती है कि तुम्हारी और लिंग बुई की दोस्ती कब से है। थर्ड प्रिंस बताता है कि दूसरों को लगता था मेरी और लिंग बुई की आपस में बनती नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लिंग बुई शुरू में महल में आया था तो कोई उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था और इसी वजह से एक दिन किसी ने उसे पानी में धक्का दे दिया, पर मैंने उसे वहां जाकर बचा लिया। शाओशांग कहती है कि मुझे लगा था कि उसे लिंग बुई को पानी से क्राउन प्रिंस ने रेस्क्यू करा था। थर्ड प्रिंस बताता है कि उसे अच्छे से याद है जब लिंग बुई महल में आया था तो वो अकेले ही रहता था और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मैं भी बिल्कुल वैसा ही था, दूसरों से ज्यादा बातचीत करना मुझे पसंद नहीं था। तो जब लिंग बुई पानी में गिरा मैं वहीं पर था, अकेले बैठा हुआ था, मैंने उसे देखा और जाकर बचा लिया। मतलब कि थर्ड प्रिंस और लिंग बुई एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, जबकि दूसरों को लगता है कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। थर्ड प्रिंस अब शाओशांग को कहता है कि लिंग बुई ने तुमसे ये सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि इन सब से बहुत खतरा हो सकता था। थर्ड प्रिंस बार बार यही कह रहा था कि लिंग बुई ने शाओशांग के लिए बहुत करा है, लेकिन ये उसके लिए कुछ भी नहीं करती। शाओशांग बोलती कि मैं बहुत सारा काम जानती हूँ और मेरे काम से बहुत सारा लेबर वर्क भी बच सकता है। सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं उसके साथ क्यों नहीं मर गई। मुझसे सिर्फ इसलिए बातें नहीं छुपा सकते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे अपने फियांस का असली नाम तक नहीं पता था। अब मीटिंग हॉल को दिखाते हैं जहाँ पर सेंसरेट वाले जाओ बोलते हैं कि लिंग बुई ने हुआ जानवा के लिए अपने डैड लिंगी को मार डाला। युवान शानजन बोलता है कि ऑफिशियल जाओ ऐसे खुद से कैसे कह सकते हैं कि लिंग बुई ने हुआ जानवा के लिए लिंगी को मारा है। अब तक इस बात पे कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है। शाओशांग और थर्ड प्रिंस अब इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। शाओशांग बोलती है कि लिंग बुई ने लिंगी को हुआ जानवा का बदला लेने के लिए नहीं मारा, बल्कि उसे इसीलिए मारा क्योंकि लिंगी गू सिटी में होने वाली मौतों का जिम्मेदार था। जाओ कहता है कि जो भी हो उसने अपने सगे बाप को मारा है, जिसपे शाओशांग यहाँ रिवील कर देती है कि लिंग बुई लिंगी का सगा बेटा नहीं, बल्कि वो तो जनरल वुओ का बेटा है, उसका नाम वुओ वूशंग है। सब ये बात सुनते ही आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ ऑफिशियल्स बोलते हैं कि इस बात का क्या प्रूफ है कि वो वुओ वूशंग है, लिंग बुई नहीं। राजा कहते हैं कि सब चुप हो जाओ, मेरे पास इस बात को मालूम करने का एक तरीका है। मैं बचपन में हुआ वूशंग से मिला था, मैंने देखा था उसकी कमर पे एक बर्थ मार्क है। शाओशांग बताती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जब लिंग बुई बीमार हो गया था तब मैंने देखा था उसकी पीठ पर सच में एक बर्थ मार्क है। राजा ये सुनते ही इमोशनल हो जाते हैं और ऑर्डर देते हैं थर्ड प्रिंस को कि वो जाए और जाकर लिंग बुई को कहीं से भी लेकर आए। थर्ड प्रिंस लिंग बुई को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा था जब शाओशांग उसे रोककर बताने लगती है कि वो जनरल जाओ से संभल कर रहे,
कहीं वो लिंगबुई को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वो पहले भी लिंगबुई को मारने की कोशिश कर चुका है। थर्ड प्रिंस को अब जो उसने शाओशांग से थोड़ी देर पहले कहा था, इस बात का एहसास होता है और वो कहता है कि जब लिंगबुई ठीक हो जाएगा मैं उसे खुद तुमसे माफी मंगवाऊंगा। अब थर्ड प्रिंस जनरल जाओ और दूसरे सोल्जर्स के साथ उसी खाई के पास चला जाता है और वहाँ जाकर ये लोग लिंगबुई को रेस्क्यू करके ऊपर की तरफ पुल कर रहे होते हैं। लिंगबुई बेहोश था, उसे एक बेड पे डालकर ऊपर खींचा जा रहा था। जनरल जाओ मौका देखकर लिंगबुई की रस्सी काटने वाले थे, लेकिन थर्ड प्रिंस सही टाइम पर देख लेता है और बाकी सोल्जर से कहकर जनरल जाओ को अरेस्ट करवा देता है। अब लिंगबुई को महल में लाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, लेकिन उसे शाओशांग का दिया एक जेड लॉकेट अपने हाथों में इतना टाइट से पकड़ा हुआ था कि उसका धागा लिंगबुई की नसों तक पहुंच गया था। अगर डॉक्टर उसे जबरदस्ती निकालेंगे तो भी लिंगबुई मर सकता है, और अगर उसने अपने हाथ को लूज सही वक्त पर नहीं करा तो भी वो मर सकता है। डॉक्टर्स इस बारे में राजा और थर्ड प्रिंस को बताते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है कि वो अभी जाकर शाओशांग को यहाँ लेकर आएगा ताकि वो आकर लिंगबुई के हाथ से शायद उस धागे को निकाल पाए। इतने में इन्हें म्यूजिक की आवाज आने लगती है। शाओशांग रूम के बाहर खड़ी रहकर लिंगबुई के लिए फ्लूट बजा रही थी। थोड़ी देर बाद लिंगबुई अपने हाथ को लूज कर देता है। डॉक्टर जब लिंगबुई का इलाज कर देते हैं, लिंगबुई अब पूरी तरह से खतरे से बाहर था। अब अगली सीन में शाओशांग को दिखाया जाता है जो एम्प्रेस के पास थी। एम्प्रेस उसे बताती है कि लिंगबुई को होश आ गया है, लेकिन शाओशांग बोलती है कि हमारे बीच तो सब खत्म हो चुका, क्योंकि लिंगबुई ने मुझे अपना नहीं समझा, कुछ भी शेयर नहीं करा। भले ही लिंगबुई से अब शाओशांग का रिश्ता खत्म हो चुका हो, पर वो अभी भी गू सिटी का सच पता करना चाहती है। इसलिए वो युवान के साथ जेल में जाकर छनियू से मिलती है। छनियू उस दिन वो इतना खून खराबा देखने के बाद पागल हो चुकी है। इन लोगों को छनियू के पास से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिससे प्रूव हो जाता है कि लिंग ई का हाथ ही गू सिटी वाले इंसिडेंट में था और ऐसे लिंगबुई सजा से बच सकता है। राजा ने एक बार फिर से सभी ऑफिशियल्स की मीटिंग बुला ली है। यहाँ लिंगबुई को भी बिस्तर पे लाया गया है, क्योंकि यहाँ फैसला लिंगबुई का ही होने वाला है कि वो गुनहगार है या नहीं। लिंगबुई को सारे ऑफिशियल्स लिंगबुई करके बुला रहे थे, जिस पर वो चिढ़ जाता है और बताता है कि मेरा सरनेम लिंग नहीं वो है। फिर वो 15 साल पहले की स्टोरी सुनाने लगता है। उस वक्त गू सिटी में असली लिंगबुई और ये खेल रहे थे। किसी वजह से इस वाले के कपड़े फट जाते हैं और असली वाला लिंगबुई इसे अपना ड्रेस दे देता है। मतलब कि ये दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। ये दोनों इतने ज्यादा सिमिलर नजर आते थे कि करीबी लोगों के अलावा कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता था। हमारा वाला लिंगबुई एप्रिकॉट्स को अपने डैड को देने घर चला गया, लेकिन वहाँ उसने छुपके से देख लिया कि लिंगी हुओ चोंग को सरेंडर करने का बोल रहा था। हुओ चोंग नहीं माना, इसलिए लिंगी ने हुओ चोंग को मार डाला। अब इस मोमेंट के बाद से हु सिटी में वॉर शुरू हो गई और दुश्मन के आदमियों ने सब लोगों को मार डाला। उन लोगों ने घरों में आग लगा दी। हमारा लिंगबुई एक वुशंग बेहोश हो गया था, लेकिन फिर गू सिटी में बारिश हुई जिस वजह से आग बुझ गई। अब लिंगबुई बाहर आया तो उसने देखा कि सब लोग मर चुके हैं। वो डर गया, लेकिन वो जानवर जिंदा थी। उसने लिंगबुई को बोला कि दुश्मन वापस आ जाएंगे, इसलिए उन्हें अभी छुपना होगा। तक असली लिंगबुई और हुओ चोंग की मौत हो चुकी थी। उनके सरों को काट कर सिटी के गेट्स पर लगा दिया था। हुओ जानवा और लिंगबुई एक हुओ वुशंग वही लाशों के नीचे कुछ दिन तक लेटे रहे, बिना कुछ खाए पिए, अपनी जान को बचाते हुए। बाद में जब सब ठीक हुआ, वो दोनों वहाँ से चोरी छुपे निकलकर कैपिटल सिटी पहुँचे और एम्पायर से मिले। अब बैक टू प्रेजेंट, एम्पायर वापस से लिंगबुई को अपना नाम बताने बोलते हैं। ये नकली वाला लिंगबुई जिसका नाम वो वुशंग है, वो बताता है कि मैंने पहले अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कहीं लिंगी मुझे मार न दे, ये जानने पर कि मुझे उसका राज पता है। लेकिन बाद में मैंने इसे बदला लेने का एक तरीका बना लिया। एम्पायर ये सब सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि लिंगबुई ने जो भी बचपन में एक्सपीरियंस करा वो बहुत ड्रामेटिक था। एम्पायर लिंगबुई से दोबारा से अपना नाम बताने को बोलते हैं। इस बार लिंगबुई अपने बेड से खड़ा होता है और जमीन पर एम्पायर के सामने आकर बैठ जाता है और अपना असली नाम बताता है, जो कि वुशंग है। इस वक्त लिंगबुई भी रो रहा था और एम्पायर भी। एम्पायर आकर उसे गले से लगा लेते हैं और सॉरी करते हैं कि वो भी टाइम पर गू सिटी नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। लिंगबुई कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने एक बड़ा गुनाह अंजाम दिया है जिसे माफ नहीं करा जा सकता, तो इसलिए मैं सजा के लिए तैयार हूँ।
सेंसरेट वाले ऑफिशियल जाओ बोलते हैं कि लिंग बुई को तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन एम्पायर को तो इतना गुस्सा आता है कि वो ऑफिशियल जाओ को एक केक मारते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें ना दे दूं मौत की सजा। यहाँ कंसोर्ट यू आकर एम्पायर को रोकती है और बोलती है कि आपको बड़ी मीटिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है कि माना लिंग बुई ने लिंगी को मार दिया, लेकिन लिंगी तो वैसे भी क्रिमिनल था ना, और लिंगबुई ने ये सब 3000 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए करा है, तो हमें लिंगबुई को माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस पर ऑफिशियल जाओ कहते हैं कि कंसोर्ट यू एक औरत है, औरत को कंट्री के कानून का क्या पता। जिस पर कंसोर्ट यू अच्छा जवाब देती है। वो बोलती है कि मैं जब से एम्पायर के साथ जंगों पर जाती थी, जब ऑफिशियल जाओ इस ओहदे पर भी नहीं था। एम्पायर भी फैसला सुना देते हैं कि लिंगबुई को माफ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल जाओ बोलने लगता है कि लिंगबुई ने लिंगी को तो मार दिया है, हम सिर्फ लिंगबुई के मुंह से निकली बातों पे थोड़ी ना भरोसा कर सकते हैं, सबूत कहाँ है। युवान चांजन इसी वक्त हॉल में एंटर करता है सबूत के साथ, जो ये प्रूव करेंगे कि लिंगी सच में गुनाहगार था। ये वही एविडेंस है जो थोड़ी देर पहले शाओशांग ने युवान के साथ जाकर हासिल करे थे। ये एविडेंस कुछ लेटर्स थे जो लिंगी ने इतने साल पंखुड और दुश्मन को भेजे थे, जिससे प्रूफ हो जाता है कि लिंगी दुश्मन के साथ मिला हुआ था। हैंस लिंगबुई ने एक दुश्मन को मारा है जिस पर उसे सजा नहीं दी जा सकती। ऑफिशियल जाओ अभी भी बस लिंगबुई को मरवाना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि माना अब प्रूफ हो चुका है कि लिंगी दुश्मन के साथ मिला हुआ था, लेकिन लिंगबुई ने तो अपने फायदे के लिए क्राउन प्रिंस का टाइगर सील यूज करा, ये भी तो बड़ा गुनाह है ना, इसे तो मौत की सजा होनी चाहिए। थर्ड प्रिंस हॉल में एंटर कर सबको बताता है कि ऑफिशियल जाओ बार बार लिंगबुई को मौत की सजा देने का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल जाओ दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और उनकी पूरी फैमिली ही गद्दार है। ये लोग दुश्मन के साथ काम करते हैं। एम्पायर थर्ड प्रिंस से कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, जरा बात को क्लियर करो। थर्ड प्रिंस डिटेल में समझाने लगता है और बोलता है कि सेंसरेट वाले ऑफिशियल जाओ के भाई जनरल जाओ जब इसके साथ लिंगबुई को रेस्क्यू करने गए थे, तब उसने लिंगबुई की रस्सी को काट के उसे मारने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर जब मैंने इंटरोगेशन की तो उसने सब कुछ उगल लिया। पूरी जाओ फैमिली दुश्मन के साथ मिली हुई है, इन लोगों को दुश्मन से पैसे मिलते हैं, दुश्मन ने इन्हें लिंगबुई को मारने का ऑर्डर दिया था। यहाँ पर क्राउन प्रिंस बताता है कि ऑफिशियल जाओ ये सब तियान रेस्टोरेंट के ओनर तियान शो के कहने पर कर रहा था। वो दुश्मन यानी पुराने एम्पायर का इम्पोर्टेड आदमी है। इतने टाइम से ये तियान शो तियान रेस्टोरेंट में सारे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके उनको भड़काता रहता था। जैसे ही क्राउन प्रिंस को पता चला कि इन सब में तियान शो इन्वॉल्व है, वो तियान रेस्टोरेंट से गिरफ्तार करने चला गया, पर तब तक तियान शो वहाँ से भाग चुका था। ऑफिशियल जाओ एंड उसकी पूरी फैमिली को लिंगबुई को रास्ते से हटाने का ऑर्डर भी तियान शो नहीं दिया था, क्योंकि लिंगबुई एक पावरफुल जनरल है तो उस कंट्री को हराना आसान हो जाएगा। अब युवान कहता है कि इन सब में ऑफिशियल जाओ की ही गलती है, हम सभी ऑफिशियली रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें सजा दी जाए। युवान को देखकर बाकी ऑफिशियल्स भी सेम राइट को रिपीट करने लगते हैं और फिर राजा जाओ को अरेस्ट करवा देते हैं। अब राजा अकेले में थर्ड प्रिंस और लिंगबुई से मिलते हैं, दोनों नील डाउन होकर बैठते हैं। एम्पायर लिंगबुई से कहते हैं कि तुमने अपना बदला लेने के लिए लिंगी को तो मार डाला, वो तो चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमने उसकी वजह से क्राउन प्रिंस का टाइगर सील यूज करके मिलिट्री का फायदा उठाया। अब इस वजह से क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन गिर चुकी है, क्या तुमने ये सब जान करके करा? इस पे लिंगबुई तो कुछ नहीं कहता, पर थर्ड प्रिंस कहने लगता है कि लिंगबुई ने इस डेस्परेशन में करा है। लेकिन एम्पायर भी कोई फूल नहीं थे, उन्हें भी पता चल चुका था कि क्राउन प्रिंस और लिंगबुई ने मिलकर ये काम अंजाम दिया होगा। थर्ड प्रिंस बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता क्राउन प्रिंस इस कंट्री को रूल करने और गद्दी संभालने के काबिल है। एम्पायर बोलते हैं कि क्या तुम अपने भाई की जगह लेना चाहते हो, कम से कम वो तुमसे अच्छा और काइंड तो है। थर्ड प्रिंस इसका जवाब देते हुए बोलता है कि एक रूलर के दयालु होने से वो रूलर नहीं बनता। क्राउन प्रिंस वो लोग जो डिजर्व करते हैं उन्हें इनाम नहीं देता है, रिवॉर्ड नहीं करता, और जो डिजर्व नहीं करते हैं उन्हें बस रिश्तेदारी की वजह से इनामों से नवाजता रहता है। वो लो बैंक की एग्जाम्पल देते हुए भी बोलता है कि जो उसके साथ हुआ, जो उसने किया, वो भी इसी वजह से तंग आकर करा है, क्योंकि उसे सही वक्त रहते सही पोजीशन नहीं दी गई थी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लो बैन के साथ क्या हुआ, अगर क्राउन प्रिंस ने सही वक्त रहते ऑफिशियल की पोजीशन दे दी होती तो बात खराब नहीं होती। बाकी वो अपने रिश्तेदारों को ही सारी पोजीशंस देता रहता है। एम्पायर इस बात पे लिंगबुई का ओपिनियन मांगते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्राउन प्रिंस को डिपोज कर देना चाहिए? लिंगबुई बोलता है कि मैं शुरू में क्राउन प्रिंस के साथ सिर्फ 8 महीने ही रहा होऊंगा, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सारी ऑपरेशंस, टैक्सेस, सीक्रेट रिपोर्ट्स वगैरह जैसी सेंसिटिव चीजें भी मुझे दे दी। मैं चाहता तो उसे पॉलिटिकल पावर और सारी अथॉरिटी ले सकता था। एम्पायर बोलते हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर तुमने ऐसा करा क्यों नहीं? जिस पर लिंगबुई कहता है कि मैं लॉयल हूँ, मैं कभी किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहता।
लेकिन भले ही क्राउन प्रिंस मुझे एहसान फरामोश बोले, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि क्राउन प्रिंस इस गद्दी के लायक नहीं है। अब यहाँ एम्प्रेस आ जाती है और बोलती है कि लिंगुई ठीक ही कह रहा है, क्राउन प्रिंस सच में राजा बनने के लिए सही कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मैंने उसे इसी तरह से पाला है। पर वो लिंगुई से शाओशांग के लिए सवाल करती है कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो तुमने उसे इन सब में घसीटा। क्या तुम जब लिंगी के बर्थडे में गए थे तुमने शाओशांग को छोड़ने का प्लान क्या तब से ही बना लिया था? लिंगुई की आंख से एक आंसू गिरता है, लेकिन वो फिर भी हाँ कह देता है। फिर एम्प्रेस पूछ रही है कि क्या तुम्हें इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं? लिंगुई की आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वो ना चाहते हुए भी कहता है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। एम्प्रेस लिंगुई के इस सवाल का जवाब सुनते ही शाओशांग को अंदर बुला लेती है। असल में वो उसे साथ ही लाई थी। शाओशांग बस बाहर खड़ी रहकर लिंगुई का जवाब सुनना चाहती थी। वो अब अंदर आकर राजा के सामने नी डाउन होकर बैठ जाती है। लिंगुई उसे कहता है कि वो जो बोलना चाहता था वो बोल चुका। लिंगुई ने शाओशांग को बताया था कि वो अपना बदला भी नहीं छोड़ सकता था और शाओशांग और उसकी फैमिली को उन्हीं की भलाई के लिए ये सब बता भी नहीं सकता था। शाओशांग कहती है कि वो ये सब समझती है, लेकिन क्या लिंगुई से समझता है? वो अब राजा से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो इसकी और लिंगुई के बीच जो रिश्ता हुआ था उसे तोड़ दे। लिंगुई शाओशांग से कहता है कि उसे बोलने का मौका तो दे, जिसमें शाओशांग बोलती है कि आज ये बोलेगी। वो बोलना शुरू होती है और कहती है कि बचपन से ही मेरा लक अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मैं अपने आप को लकी मानने लगी। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें पसंद करूं, सो मैंने करा। तुम चाहते थे कि मैं तुम पर भरोसा करूं, मैंने करा। लेकिन तुमने क्या करा? शाओशांग अपनी बात पे अड़ी रहती है और कहती है कि मैंने पहले भी कहा था अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाओशांग अब बिल्कुल फॉर्मल हो जाती है। वो पहले लिंगुई को उसके दूसरे नाम से बुलाया करती थी, पर अब वो इसे जनरल वो कहकर बुला रही है। अब शाओशांग यहाँ से लिंगुई को गुड बाय कहकर चली जाती है। शाओशांग अब अपने घर जा रही थी, लेकिन उसे युवान रोककर कहता है कि तुम्हें एक बार एम्प्रेस से मिल लेना चाहिए, क्योंकि लिंगुई ने जो क्राउन प्रिंस का सील यूज करा था उसकी वजह से क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन खराब हो गई है। तो मुझे डर है कि कहीं राजा क्राउन प्रिंस को डिपोज ना कर दे, और हो सकता है कि एम्प्रेस को भी डिपोज कर दिया जाए क्योंकि वो क्राउन प्रिंस की माँ है। शाओशांग जवाब देते हुए बोलती है कि तुम गलत बोल रहे हो। अगर एम्प्रेस आज डिपोज होती भी है तो वो इसीलिए क्योंकि वो खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती। दोनों एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस के लिए उनकी पोजीशन इतने सालों से तलवार की तरह है जो उनके सर पर खड़ी है। वो लोग थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ, और अब मैं भी इस महल में नहीं रहना चाहती। वो यहाँ से चल देती है और अपने घर चली जाती है। ये वहाँ देखता ही रह जाता है। असल में यहाँ शाओशांग ने जो बात की वो सच में बहुत मीनिंगफुल थी। एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस दोनों ही भले लोग हैं, ये सब पॉलिटिक्स वगैरह की बातें इनके बस की नहीं और ना ही इन्हें पसंद है। अब सीन एम्पायर और एम्प्रेस पे शिफ्ट होता है, जो अब दोनों रूम में अकेले थे। एम्प्रेस अब नील डाउन होकर बैठ जाती है, राजा को अपना ऑफिशियल सील वापस कर देती है। बोलती है कि वो रिक्वेस्ट करती है कि राजा इसे और क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से हटा दें। एम्प्रेस इन सब से थक चुकी थी। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी वो करा जो लोगों ने मुझे करने को कहा। मुझे पता होता था कि चीजें गलत है, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता था। एम्पायर की शादी पहले ही कंसोर्ट यू के साथ हो चुकी थी, ये बात एम्प्रेस को पता थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। मगर फिर भी एम्प्रेस बताती है कि उसके घर वालों ने जब उसे कहा तो उसे राजा से शादी करनी ही पड़ी और एम्प्रेस की पोजीशन भी संभालनी पड़ी। वो क्राउन प्रिंस के बारे में भी बोलती है कि वो एक अच्छा राजा बनने टाइप मटेरियल है ही नहीं, वो तो बस एक छोटा गार्डन बनाकर उसमें रहना चाहता है और अपनी दुनिया बसाना चाहता है। उसे तो किताबें लिखना पसंद है, लेकिन उसे क्राउन प्रिंस बनना पड़ा, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी तलवार की नोक पर गुजारनी पड़ती है और पूरा दिन फिक्र में गुजारना पड़ता है। एम्पायर कहता है कि ठीक है, अगर क्राउन प्रिंस अब क्राउन प्रिंस नहीं रहना चाहता तो मैं थर्ड प्रिंस को उसकी पोजीशन दे दूंगा, लेकिन तुम क्यों एम्प्रेस की पोजीशन से डिपोज होना चाहती हो? एम्प्रेस कहती है कि अगर कंसोर्ट यू एम्प्रेस नहीं बनी तो उसके बेटे यानी थर्ड प्रिंस को कोई क्राउन प्रिंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिपोज करके मेरी पोजीशन कंसोर्ट यू को दे दो ताकि सब अच्छे से हो पाए। लेकिन राजा साफ मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एम्प्रेस कहती है कि अगर वो क्राउन प्रिंस को हटा ही रहे हैं तो सबको ये बताकर हटाए कि एम्प्रेस क्राउन प्रिंस के लिए अच्छी मां साबित नहीं हो पाई, उसने क्राउन प्रिंस को ठीक से नहीं पाला, इसलिए ये नौबत आई। एम्प्रेस राजा से क्राउन प्रिंस का सारा ब्लेम अपने सर डालने को बोल रही थी। वो आज अपने दिल की सारी भड़ास भी निकाल देती है। वो कहती है कि अब मेरा बस हो गया, जब भी मैं आपको और कंसोर्ट यू को साथ में देखती हूँ तो मुझे जलन होती है, मुझे बुरा लगता है। बहुत गुजार ली मैंने एम्प्रेस वाली जिंदगी, मैं भी एक हस्बैंड चाहती थी जो मुझसे प्यार करे, लेकिन एम्पायर कहते हैं कि उनके दिल में एम्प्रेस के लिए भी फीलिंग्स है। एम्प्रेस कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वो सिर्फ इनके रिश्ते की खातिर ही
अब एम्प्रेस को उसकी गद्दी से हटा दे, क्योंकि अब वो ये जिम्मेदारी संभालते संभालते थक गई है और सुकून की जिंदगी जीना चाहती है। राजा अब ना चाहते हुए भी वो टोकन ले लेते हैं और इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। That's it guys, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी एंड गुड बाय।